हेलो स्टूडेंट। आज 9th क्लास में जो चैप्टर चालू किए थे ज्योग्राफी का, उसमें अध्याय 2 का ये पार्ट 2 हुआ, यानी भूगोल। अध्याय 1 चालू किए थे, अध्याय 1, और इसके अंतर्गत एक पार्ट हो गया है। ये दूसरा भाग होगा, यानी कि भाग 2 होगा। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख चुके थे। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि ये जो पृथ्वी की आकृति, वास्तविक आकृति जो होता है, ग्लोब होता है, ग्लोब पर किसी भी देश या क्षेत्र या महाद्वीप या महासागर की स्थिति जानने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ऐसा खींचा नहीं गया है, बल्कि कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको हम लोग मानते हैं, और उसी के आधार पर पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग इसी चीज़ का अध्ययन कर रहे थे। इसको हम लोग देख चुके थे। इसे हम लोग विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। एक और नाम है, क्योंकि इसका जो डिग्री होता है, यह अंश होता है, वह 0 डिग्री होता है, तो हम लोग इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यही नहीं, इसके साथ में हम लोगों ने भी यह भी देख लिया था कि यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो उत्तरी ध्रुव होता है, उसमें एक एक अंश पर, एक एक डिग्री पर 90 समानांतर या अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। अगर हम 9 खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, तो हम कह सकते हैं कि ये कितने पर खींचा गया है? 10 डिग्री पर खींचा गया है। 20 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो गया। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर डिग्री देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर शो करना आवश्यक है। अगर उत्तरी गोलार्ध शो नहीं होगा, यानी साइन नहीं लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह पता ही नहीं चलेगा कि यह दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश वृत्त की बात कर रहे हैं या उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश वृत्त की बात कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। इसके आगे हम लोगों को जानना था, तो इसके आगे हम लोग इसकी संख्या के विषय में भी अध्ययन किए थे कि अगर अक्षांश वृत्त की बात करता है, अक्षांश वृत्त की बात करता है, तो अक्षांश वृत्त की संख्या की अगर बात किया जाए तो देखिए, हमने कहा था ना कि उत्तरी ध्रुव पर यह क्या हो जाता है, यह इस तरह से हो जाता है, और यही कारण है कि यह वृत्त का निर्माण नहीं करता है। यही तो दक्षिणी ध्रुव पर भी और उत्तरी ध्रुव पर भी, तो 90 + 90 = 180। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात किया जाए तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर वृत्त का निर्माण नहीं होता है, इसलिए 2 हम निकाल देंगे तो 178 ही रह जाएगा। लेकिन अगर समानांतर रेखाओं की बात किया जाए, समानांतर रेखा या अक्षांश रेखा की बात किया जाए, तो कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ में हम विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी जोड़ दें, यानी विषुवत वृत्त को जोड़ दें या भूमध्य रेखा को भी जोड़ दें, तो ये +1 हो जाएगा, यानी 80 + 180 + 1
181 हो जाएगा। ये हमने इतना हम लोग अध्ययन कर चुके थे। देखिए 9th क्लास में इससे ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता फर्स्ट लेसन में नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जितना भी पढ़ेंगे 9th क्लास में, अगर एक लेसन पहला लेसन नहीं पढ़ते हैं दूसरा लेसन समझ में नहीं आएगा। अगर दूसरा लेसन पहला लेसन और दूसरा लेसन दोनों ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो तीसरा और चौथा समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू एक लेसन से लगातार आपको 5 लेसन तक कंटिन्यू नहीं समझेंगे तब तक से आपका 9th क्लास की ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बेसिक चीज़ों को उठाने का प्रयास किया है कि बेसिक चीज़ों की जानकारी रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज कीजिए कुछ इस पर ये जो अक्षांश रेखाएं हैं जिनकी अभी हमने चर्चा किया, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश वृत्त हैं, अक्षांश रेखाएं हैं जिनका कुछ नाम है। जैसे कि अगर हम कहें आगे चल कर के एक बात आएगा और यह बात आएगा कि कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि कर्क रेखा क्या है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत की भूमि को 2 बराबर भागों में बांट देती है। लेकिन यहाँ पर आपको पता तो होना चाहिए कि कर्क रेखा है कौन सी, किसे कहते हैं। तो देखिए जो अभी इसी चीज़ की चर्चा करना शेष रह गया था इसके अंतर्गत, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया था। अगर हम बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, 30 मिनट ऐसे लिख सकते हैं और उत्तरी गोलार्ध का साइन देना पड़ेगा। तो यह जो कर्क रेखा है यानी कि विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है, अक्षांश रेखा है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यानी देखिए इसका डिफिनेशन सीधा बात है कि विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हमने लिखा था भूमध्य रेखा। तो इससे जो उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है आपका, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश वृत्त है उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये प्रश्न उठेगा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, तो आपको पता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश वृत्त है उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर एक और बात होता है, अगर कर्क रेखा इसको नाम दिया गया है तो क्या अन्य भी कोई रेखाएं हैं जिसको कोई दूसरे नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका उत्तर भी मिलेगा हाँ। यानी कि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध का साइन है, द लिखकर हमने 0 लिख दिया। इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त भी हम लोग कोई और रेखा है जिसको कोई नाम दिया गया है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में
66.5 डिग्री, यानी 66 डिग्री 30 मिनट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर लिखना जरूरी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तर, उत्तरी गोलार्ध, ये साइन है। ठीक उसी प्रकार से ये दक्षिणी गोलार्ध की जब बात आएगी तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री, 66.5 यानी कि 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। अब इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। इसको उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है? उत्तर ध्रुव वृत्त नाम दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से ये जो रेखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की, उसे हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, ये इस ग्लोब पर, पृथ्वी पर कोई वास्तविक रेखा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए कई रेखाएं खींच रखा है। और उस हिसाब से बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ अक्षांश रेखाओं की हम लोग बात कर रहे थे। ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के जो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा क्या कर रहा है? पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। एक को हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो अक्षांश वृत्त है या समानांतर रेखा है, उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की रेखा को हम लोग उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। और ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसको हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अक्षांश वृत्त है जिसका नाम जानना जरूरी होता है। क्यों नाम जानना जरूरी होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें अब यहाँ पर स्पष्ट करने की ज़रूरत है। जो हमारा सूर्य कोई गति नहीं करता है। वास्तव में गति कौन करती है? पृथ्वी करती है। और पृथ्वी किस प्रकार से अपने अक्ष पर और अपने कक्षा में 2 गतियाँ होती हैं, एक परिभ्रमण गति होती है, एक घूर्णन गति होता है। तो कैसे घूर्णन गति करती है? अपने अक्ष पर जब घूर्णन गति कर रही है तो उसके कारण क्या होता है? यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो जैसे हमको आभास होता है कि हमारी पृथ्वी गति नहीं कर रही है बल्कि सूर्य गति कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सूर्य कोई गति नहीं करता है, बल्कि गति कौन करता है? पृथ्वी करती है। इसीलिए हम लोग सूर्य की गति को आभासी गति कहते हैं। गति को आभासी गति कहते हैं, यानी कि हमें आभास होता है, वास्तविकता ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जितनी बार भी बोलेंगे, हो सकता है कि बोलने के क्रम में गति केवल आ जाए, आभासी गति ना आए। तो यहाँ पर यह मानकर चलिएगा कि सूर्य कोई गति नहीं करता है बल्कि गति पृथ्वी करती है। और यही कारण है कि हम लोग सूर्य की आभासी गति कहते हैं। सूर्य की गति को आभासी गति कहते हैं। अगर हम पूरे वर्ष की बात करें, कॉमन रूप से, चाहे लगभग में कहें, चाहे हम लोग सामान्य रूप से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से कहें, अगर हम कहें कि पूरे वर्ष, तो पूरे वर्ष में अगर सूर्य की स्थिति को देखा जाए, यानी कि सूर्य इस पृथ्वी पर कहाँ से कहाँ तक आभासी गति करता है, तो हम लोग पाएंगे कि वह कर्क रेखा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से न तो दक्षिण में, यानी कि कर्क रेखा से न तो उत्तर में जाएगा और ना ही दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से दक्षिण में जाएगा। ये सीधी बात है। कब जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करें तो सूर्य की जो आभासी गति हो रहा है उसके अनुसार सूर्य कर्क रेखा पर कब जाएगा? तो 21 जून को जाएगा।
21 जून को जाएगा, 21 जून। ठीक उसी प्रकार से सूर्य मकर रेखा पर कब पहुंचेगा, तो 22 दिसंबर को। देखिए पेन पेंसिल लेकर के रखिए या फिर इस स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अध्ययन कीजिए। एक बार आपके माइंड में मैप आ जाता है, ये सारा डायग्राम आपके माइंड में आ जाता है, तो याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। कारण होता है कि जब डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, उसके साथ में आप दर्शित करना सीख लेते हैं, तो इसमें याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि अगर हम कहें कि कर्क रेखा क्या है, तो विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये सारा का सारा आपके पास जो डायग्राम है उसी के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर देना है। खैर वहाँ पर देखते रहिएगा। लेकिन मकर रेखा पर सूर्य कब पहुँचता है, मकर रेखा पर सूर्य कब पहुँचता है, तो मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से कर्क रेखा पर सूर्य कब पहुंचता है, 21 जून को पहुंचता है। इसका मतलब है कि यह कर्क रेखा से अन्य उत्तर में नहीं जाएगा पूरे वर्ष। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से दक्षिण में सूर्य नहीं जाएगा, सूर्य की आभासी गति वहां तक नहीं होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह विषुवत वृत्त पर कब पहुंचेगा, तो विषुवत वृत्त की बात करें तो विषुवत वृत्त पर 2 बार पहुंचेगा। यानी 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर पहुंचेगा तो वह 21 मार्च को, और ठीक उसी प्रकार से अगर 21 जून को मकर रेखा पर है तो यह कब पहुंचेगा, तो 23 सितंबर को। यानी देखिए स्पष्ट है कि जब 21 जून को ये सूर्य कहाँ रहेगा, कर्क रेखा पर रहेगा। और जब कर्क रेखा पर रहेगा, मैं दूसरी चीज़ भी इसके साथ बता दूंगा, जब कर्क रेखा पर रहेगा तो उसके बाद वह क्या होता है, उसकी आभासी गति विषुवत वृत्त की तरफ होने लगती है। और इस तरह से वह कब विषुवत वृत्त पर पहुंच जाता है, तो 23 सितंबर को पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य कब पहुंचता है, 22 दिसंबर को पहुंचता है। और यहाँ से वह पुनः विषुवत वृत्त की ओर गतिशील हो जाता है, यानी आभासी गति करने लगता है। तो वह विषुवत वृत्त पर कब पहुंचेगा, 21 मार्च को पहुंचेगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ जान लीजिए। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो देखिए 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, तो शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगा। शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगा। ये ठीक इसके विपरीत हो रहा है, ठीक इसके विपरीत होगा भी। देखिए उत्तरी गोलार्ध में अगर कहा जाए तो इस समय यानी कि जून के महीने में, या ये कहे कि 21 मार्च के बाद दिन बड़ा होगा। दिन क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन रातें क्या होंगी, रात छोटी होंगी, क्योंकि क्या है, ग्रीष्म काल में। और इस समय ग्रीष्म काल में चल भी रहे हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। मैंने तो पहले ही दिन आपको यह बता दिया था कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसी को हम लोग सेट करने के लिए, इसी चीज़ को हम लोग फंडामेंटल चीज़ जानने के लिए, बेसिक चीज़ें जानने के लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को उठा रखा है और इसकी हम लोग बेसिक जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके देखिए यहाँ पर ये जब 21 मार्च के बाद जब सूर्य का झुकाव उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो जाता है, तो यहाँ पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। ठीक इसके विपरीत कंडीशन उत्पन्न होगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, इसके ठीक विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। यानी कि वहाँ पर रात बड़ी होगी और दिन क्या हो जाएगा, दिन छोटा होगा। लेकिन यह परिस्थिति कब परिवर्तित हो जाएगी, तो यह परिस्थिति परिवर्तित होगा कब, जब सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पहुंचेगा तो यह स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि जब 22 दिसंबर की स्थिति को यह क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, दिन बड़ा होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। ये ठीक
सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ एकदम विपरीत बदलेगा, कुछ नहीं करना है, एकदम विपरीत बदलेगा। यानी अगर हम 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, और 22 दिसंबर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वहाँ पर शरद ऋतु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा जबकि रातें छोटी होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी, दिन छोटा होगा। लेकिन जब जो ही 22 दिसंबर की स्थिति आएगा, ये 22 दिसंबर की स्थिति आएगा, तो ठीक इसके विपरीत होने लगेगा। यानी जो यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु है वह किस में बदल जाएगा, वह शरद ऋतु हो जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगा। और यहाँ पर यदि शरद ऋतु है तो यह दिसंबर के करीब में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य की स्थिति है, यानी कि अगर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो सूर्य का ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होता है, और वहाँ पर कौन सा मौसम आ जाएगा, ग्रीष्म आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि दक्षिणी गोलार्ध की झुकाव है तो वहाँ पर सूर्य की ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगा, ताप ज़्यादा प्राप्त होगा, और वहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। इसको 21 मार्च और 23 दिसंबर, ये 21 मार्च और 23 दिसंबर ये ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर दोनों ही गोलार्ध में यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में दिन व रात क्या होंगी, बराबर होगा। यानी अगर कहा जाए कि दिन और रात कब बराबर होगा, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति कहाँ होगा, विषुवत या भूमध्य रेखा पर होगा। यह आप समझ गए कि सीधी बात है कि सूर्य कहाँ से कहाँ गति करेगा, या आप उसकी आभासी गति कहाँ से कहाँ रहेगा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहेगा। कर्क रेखा पर सूर्य कब पहुंचेगा, तो 21 जून को पहुंचेगा। मकर रेखा पर सूर्य कब पहुंचेगा, तो 22 दिसंबर को पहुंचेगा। अब उसके बाद 22 दिसंबर पर यदि मकर रेखा पर है तो यहाँ से सूर्य की आभासी गति 21 मार्च को वह कहाँ पहुंच जाएगा, विषुवत यानी भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 21 जून को यदि कर्क रेखा पर है तो वह उसकी आभासी गति कहाँ पर, यानी विषुवत पर कब होगा, 23 सितंबर को होगा। और इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को न तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और ना ही दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। यही कारण है कि वहाँ क्या होता है, वहाँ पर दोनों ही गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर जून का महीना है, ग्रीष्म काल है, तो ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। लेकिन अगर 22 दिसंबर की स्थिति की बात किया जाए तो 22 दिसंबर को यहाँ पर यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। दिन क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अरे यार, दिन छोटा होगा, दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा कि दिन बड़ा होगा और रात छोटी होंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर 21 मार्च की स्थिति की बात करें तो 21 मार्च के बाद ये देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है, बसंत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। और ठीक 23 अगर सितंबर की बात किया जाए तो 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। यानी कि ठीक विपरीत हो रहा है ये ठीक विपरीत हो रहा है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन को होगा, 21 जून को होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस समय सूर्य की स्थिति कहाँ होता है, कर्क रेखा पर होता है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो यह 22 दिसंबर को होगा। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति कहाँ है, मकर रेखा पर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा सूर्य की आभासी गति कैसे हो रही है, चूंकि इसके आधार पर
अन्य दूसरा जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, हम अगर भारत में मानसून की बात करें, हमने अभी कहा ना कि देखिए एक चैप्टर यदि ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो तीसरा चौथा समझ में नहीं आएगा। यानी आपको पहले लेसन से ही बेसिक चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? देखिए, अगर हम मानसून पढ़ेंगे, मानसून की स्थिति की बात करें, हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे, मानसून की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और वहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य कब पहुँच रहा है? 21 जून को पहुँच रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है? ग्रीष्मकाल है। और ग्रीष्मकाल होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में, या कहें कि भारत में कौन सी दशाएं उत्पन्न होंगी? मानसूनी दशाएं उत्पन्न होंगी, और जिसके कारण भारत में बारिश होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर भारत में मानसून के बात करें तो 14 जून से 15 सितंबर तक ये मानसून का टाइम है भारत में। और ये देखिए, अगर सूर्य की आभासी गति की बात करें तो विषुवत से किधर है? यह विषुवत से उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। तो ये मानसून में भी काम आएगा। अभी हम लोग दूसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत भी इसको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए ये बेसिक चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ जानने की आवश्यकता है। अगर इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, या रफ, हमने कहा था कि रफ कॉपी रखिए, उस पर आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप जितना समझेंगे इसको एक बार डायग्राम बनाकर समझने का प्रयास कीजिए। जितने बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको याद होगा। याद करने में कोई परेशानी नहीं है इसको याद हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर वीडियो देखते हैं उस समय भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ जानना है, एक और चीज़ जानिए। अब अक्षांश रेखाओं की ही बात हो रहा है तो एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, उसको जान लीजिए। कटिबंध। कटिबंध कटिबंध तो देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के आधार पर, यदि हम कहें सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। 3 कटिबंधों में बांटा गया है। कटिबंधों में बांटा गया है। बांटा गया है। बांटा गया है। कौन कौन से कटिबंध? तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब यह कहेंगे कि ऊष्मा, जहां पर ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ज्यादा सूर्य की किरण पड़ेगा, वहां पर क्या होगा? ताप ज़्यादा बढ़ेगा। ताप ज़्यादा बढ़ेगा और वहां पर क्या होगा? ज़्यादा गर्मी होगी। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको भी यहाँ पर जान लेना आवश्यक, क्योंकि जब हम मानसूनी दशाओं को पढ़ेंगे तो भारत में मानसून को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको भी, जब इसको पढ़ ही रहे तो इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि अगर ये पृथ्वी की बात किया जाए तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी है। हमने कहा कि ये विषुवत वृत्त है। ये विषुवत वृत्त है और यहाँ पर कितने? 90 समानांतर रेखा या अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं। यहाँ पर 90 समानांतर या अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं। अभी हम लोगों ने जाना, अभी इसके अंतर्गत जाना कि ये जो 23.5 डिग्री की अक्षांश वृत्त है जो उत्तरी गोलार्ध में है, उसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से विषुवत वृत्त से जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने यह भी जाना कि 66.5 डिग्री की जो उत्तरी गोलार्ध की रेखा अक्षांश वृत्त है, उसे हम लोग उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की जो 66.5 डिग्री की अक्षांश वृत्त है, उसे हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। इतना जान गए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या जानना है कि पृथ्वी को 3 कटिबंधों में, कितने? 3 कटिबंधों में बांटा गया है। 3 कटिबंधों में बांटा गया है।
ये 3 कटिबंध कौन कौन से होंगे और पृथ्वी पर कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो अभी हम लोगों ने देखा कि सूर्य की स्थिति अगर उत्तरी गोलार्ध में की बात किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ तक जा सकता है? कर्क रेखा तक जा सकता है, कर्क रेखा से आगे नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की आभासी गति कहाँ तक होगी? तो वह मकर रेखा तक होगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यानी कि वर्ष भर सूर्य की ऊष्मा अगर की बात करें तो विषुवत से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक ही आभासी गति करेगा। तो वहाँ पर सूर्य का ऊष्मा, ये जो कटिबंध को बांटा गया है ये ताप के आधार पर बांटा गया है। तो ताप के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है। जहाँ पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ेगी वहाँ पर पृथ्वी पर ताप ज़्यादा होगा और जहाँ पर तिरछा ताप पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी, किरण पड़ेगा, वहाँ पर ताप कम होगा। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये मकर रेखा तो है, तो कह सकते हैं कि मकर रेखा, लेकिन मकर रेखा से आगे भी पहुँच जाता है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री उत्तर, ध्यान रखिएगा उत्तर लिखना जरूरी है। या इसका साइन, ये साइन शो कर रहा है कि ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से 30 डिग्री, सॉरी थोड़ा सा छोटा छोटा करते हैं, 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए सूर्य की आभासी गति की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कहा था ना कि मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, और यहाँ पर जो बनेगा यानी यहाँ पर सूर्य का ताप वर्ष भर रहने के कारण, वर्ष भर रहने के कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर ताप ज़्यादा प्राप्त होगा क्योंकि सूर्य की वहाँ पर सीधी रोशनी पड़ती है और सूर्य की सीधी रोशनी पड़ने के कारण यह जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र क्या बन जाता है? उष्ण कटिबंध बन जाता है, उष्ण कटिबंध बन जाता है। अब आप कहेंगे कि इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखिए भारत की भूमि जो है, भारत एक अनोखा देश है और भारत की जो भूमि है संपूर्ण भूमि, तो कुछ भूमि यानी भारत की आधी भूमि किस में है? तो उष्ण कटिबंध में है और आधी भूमि क्या है? शीतोष्ण कटिबंध में है। तो जब वहाँ पर हम कहेंगे कि आधी भूमि, भारत की आधी भूमि उष्ण कटिबंध में और आधी भूमि शीतोष्ण कटिबंध में है, तो जो नए लड़के हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो कहेंगे कि ये कटिबंध क्या है। यही कारण है कि हमने क्या किया, यहाँ पर कटिबंध को भी समझाने का प्रयास कर दिया। तो 23 डिग्री दक्षिण में और 23 डिग्री उत्तर में क्या बना दिया? उष्ण कटिबंध। क्यों बना दिया? क्योंकि सूर्य की आभासी गति इसी के बीच होता है और यही कारण है कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ पर सूर्य का ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होता है, जिसके चलते पृथ्वी गर्म होती है और यही कारण है कि यहाँ पर किस कटिबंध का निर्माण होगा? उष्ण कटिबंध का निर्माण होगा। लेकिन अगर बात करें तो 66 डिग्री, ये 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और ये 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की बात करें, 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की बात करें, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं लेकिन तिरछी होती हैं और सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण यहाँ पर सूर्य से उतना ऊष्मा ताप प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी होता है और न ही ज़्यादा ठंडा होता है। यही कारण है कि इसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध ये दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में भी होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री से 30 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के मध्य में बनेगा और उसी प्रकार से यहाँ पर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 66 डिग्री के मध्य बनेगा। कौन से बनेगा? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसको उपोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है, इसको उपोष्ण, किसी कहीं कहीं आएगा ये चीज़ उपोष्ण कटिबंध, तो ये मत जानिएगा कि सर ने तो ये बता दिया कि पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है तो ये उपोष्ण कटिबंध क्या है? तो शीतोष्ण कटिबंध को ही उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। अब देखिए
66 डिग्री से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक, ये दक्षिणी ध्रुव तक, और ठीक उसी प्रकार से 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के ये उत्तरी गोलार्ध तक जितने भी हैं, यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा इतनी तिरछी हो जाती है या सूर्य की ऊष्मा पहुँचता ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यानी कि दोनों ही पोलों पर, दक्षिणी ध्रुव की बात करें या उत्तरी ध्रुव की बात करें, दोनों ही ध्रुवों पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ पर किस कटिबंध का निर्माण होता है, तो शीत कटिबंध का निर्माण होता है। शीत कटिबंध का निर्माण होता है, शीत कटिबंध। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। कह सकते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक जो किस कटिबंध में आएगा, तो वह शीत कटिबंध में आएगा। ठीक उसी प्रकार से जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है, दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक कौन से कटिबंध में आएगा, शीत कटिबंध में आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री से लगायत 30 डिग्री अक्षांश वृत्त से लगायत, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए, 66 डिग्री तक कौन से कटिबंध में आएगा, तो शीतोष्ण कटिबंध के, या इसको उपोष्ण कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर ये दक्षिणी गोलार्ध की बात है, ठीक उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए तो 30 डिग्री से लगाए 66 डिग्री के मध्य में कौन से कटिबंध का निर्माण होगा, शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण होगा। एक बात जान लीजिए कि ये सोचते होंगे कि पहले लेसन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों ने जैसा कहा था कि बेसिक चीज़ों की भी जानकारी हमको चाहिए, बेसिक चीज़ों की जानकारी। दूसरा नंबर की ये ज्योग्राफी के क्या हैं, ये थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं जानते हैं तो मानसून आपको समझ में नहीं आएगा, सीधी बात है। बहुत से ऐसे चैप्टर बाद में आएंगे जो समझ में नहीं आएगा। तो इसको कटिबंध, और हमने तो एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत की भूमि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही कटिबंधों में पड़ता है। अब वहाँ पर जब हम कहेंगे कि भारत कब बनाना प्रारंभ करेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार को हम जानना प्रारंभ करेंगे, तो वहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगा कि मैं कहूँगा कि भारत की भूमि जैसे कर्क रेखा मध्य से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा को जानना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से भारत की भूमि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और यही कारण है कि हमने कटिबंध को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये कटिबंध है, यानी कि पूरी पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है। कौन कौन से कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगर हम बात किया जाए तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में कौन से कटिबंध का निर्माण होता है, उष्ण कटिबंध का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से 30 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कौन से कटिबंध का निर्माण होगा, शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए तो 30 डिग्री से लगाए 66 डिग्री तक कौन से कटिबंध का निर्माण होगा, तो शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण होगा। ठीक उसके बाद 66 डिग्री से लगाए दक्षिणी ध्रुव तक शीत कटिबंध, और उसी तरह से 66 डिग्री से लगाए उत्तरी ध्रुव तक कौन से कटिबंध का निर्माण होगा, शीत कटिबंध का निर्माण होगा। तो ये इस तरह से आप जानने का प्रयास कीजिए। अन्य चीज़ें भी अक्षांश रेखाओं के विषय में हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, लेकिन 9th क्लास के लिए इतना बेहतर है, और इसको जानेंगे तभी आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो सकती है, अन्यथा कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो फिर से हम अगले क्लास में मिलेंगे देशांतर रेखाओं के साथ में। थैंक यू।